देखिए इंग्लिश का पहला टॉपिक आता है नाउन्स। और नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग अ वर्ड। किसी शब्द को नाम देने को हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज व्हाट? नेमिंग अ वर्ड। मोहन, राम, सीता, गीता, ये सब क्या है? ये किसी के नाम हैं। तो दिस इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन क्या है? नामकरण को ही नाम कहते हैं, नामकरण को ही नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज अ व्हाट इज नाउन? नाउन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी जगह के, किसी आदमी के, पर्सन के, या फिर किसी वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग अ वर्ड, किसी शब्द को नाम देना। नामकरण की पद्धति को ही नाउन कहा जाता है। अब बहुत सारे आपने नाउन सुने होंगे, और हालांकि मैं उनको इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आगे के सूत्र आपको समझ में आ सके। तो देखिए, आपने प्रॉपर नाउन के बारे में सुना है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन के बारे में सुना है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कॉमन नाउन। हेलो जी, मैं एड्रेस भेज रहा हूं आपको भी। हाँ भाई, तो एक एक करके हम नाउन को डिस्कस करेंगे। देखिए, नाउन के बारे में समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन हम किसको बोलते हैं? प्रॉपर का मतलब जो अपने आप में एक हो, जिसकी प्रॉपर आइडेंटिटी हो। जैसे कि शेक्सपियर, मोहनदास करमचंद गांधी, राहुल गांधी नहीं, गांधी का मतलब गांधी जी, जो अपने आप में एक है, राइट? न्यूटन, ताजमहल। तो कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है, स्थान हो सकता है। इट कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लेकिन उसकी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में चीज क्लिक कर जाए। व्हाइट हाउस, तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया ना, व्हाइट हाउस। तो ऐसी चीज जो प्रॉपर है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जो कॉमनली किसी का नाम हो। जैसे कि लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, सिटी कोई भी शहर हो सकता है, फादर कोई भी फादर हो सकता है, मदर तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, स्टूडेंट। ये सब क्या है? ये सारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो तुम्हारी भावनाओं में ही निहित हो, जिसको आप ना टच कर सकें, ना छू सकें, ना देख सकें, ना गिन सकें, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप इसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते। बचपना, बहादुरी,
ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसीलिए दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, सोना चांदी कंकड़ पत्थर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। गोल्ड, ब्रिक, सिल्वर, स्टोन, ये क्या है? मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब जो किसी समूह को शो करें, जैसे कि कमेटी, टीम, फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन पांचों नाउन का मैंने परिचय आपको इसीलिए कराया है क्योंकि रूल्स में जब मैं बात करूंगा तो सीधा प्रॉपर नाउन करूंगा। आपके दिमाग में यह बात पहले से अनुग्रहित होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। मैं कहूंगा कोई रूल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड कराऊंगा तो आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जो आपकी भावनाओं में निहित हो, इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, अभी देखिए, तो जैसा मैंने बताया कि नाउन इज नेमिंग अ वर्ड, राइट। अब ऐसी इन नाउन को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक तो काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम गिन सकें, और एक अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम न गिन सकें। तो देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को आप गिन सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। यानी इनको आप गिन सकते हैं इजीली। एक क्लास में कितने छात्र हैं ये गिना जा सकता है। इस क्लास में कितने लड़के अथवा लड़कियां हैं ये गिना जा सकता है। इस राज्य में कितने शहर हैं ये गिना जा सकता है। इस कमेटी के कितने सदस्य हैं ये गिना जा सकता है, कलेक्टिव नाउन। इस टीम के कितने मेंबर्स हैं ये गिना जा सकता है। इस फैमिली के कितने सदस्य हैं ये गिना जा सकता है। तो कलेक्टिव और कॉमन, डबल सी, जो नाउन है ये काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में, यानी कि इनको नहीं गिना जा सकता। सोना चांदी कंकड़ पत्थर को आप नहीं गिन सकते, ईमानदारी, बेईमानी, बचपना, इनको सब आप नहीं गिन सकते। तो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल कैटेगरी में आता है ना अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो अपने आप में एक है, प्रॉपर है, उसका काउंटिंग अनकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि क्या आप ब्रांचेस ऑफ लर्निंग को गिन सकते हैं? ब्रांचेज ऑफ लर्निंग का मतलब फिजिक्स, क्या फिजिक्स को गिना जा सकता है? मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स को गिना जा सकता है? इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ लर्निंग्स, इनको नहीं गिना जा सकता। और आप किनको नहीं गिन सकते? कैन यू काउंट द लिक्विड्स? क्या आप लिक्विड्स को गिन सकते हैं? द्रवों को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, अल्कोहल को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, शहद को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। सिमिलरली नेचुरल फिनोमिनन्स, नेचुरल फिनोमिनन जैसे कि थंडरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इनको नहीं गिना जा सकता। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लिस्ट में आपको एक थमा दूंगा जब आपके नोट्स आपको प्राप्त होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन उनके लिए स्पेशल एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। जैसे कि क्या आप चौक को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, बेईमानी, बचपना, बुढ़ापा, और मटेरियल नाउन यानी सोना चांदी कंकड़ पत्थर, इन दोनों को नहीं गिना जा सकता। ये किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप चौक को गिन नहीं सकते टेक्निकली, आप रोटी को गिन नहीं सकते, बर्फ को गिन नहीं सकते, लेकिन इनके लिए एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। लकड़ी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं, लकड़ी क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन इनके लिए कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों को तो गिन सकते हैं आप, तो लॉग ऑफ वुड, क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ वुड।
चौक को नहीं गिन सकते लेकिन चौक के टुकड़ों को तो गिन सकते हैं, पीस ऑफ चौक। साबुन को नहीं गिन सकते लेकिन साबुन की टिक्कियों को तो गिन सकते हैं, तो केक ऑफ सोप। बर्फ को नहीं गिन सकते लेकिन बर्फ के टुकड़ों आइस क्यूब्स को तो गिन सकते हैं, तो ब्लॉक ऑफ आइस। तो ये क्या है, ये इसके लिए स्पेशल एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं गिन सकते लेकिन उनके लिए हम स्पेशल एक्सप्रेशंस देते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो बेसिक था अब तक का मैंने जो कराया, आपके मिनट्स वेस्ट किए, वो केवल इसीलिए कराया कि आगे अगर मैं ये कहूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो अपने आप में एक हो, जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में वो जगह, वो स्थान, वो व्यक्ति क्लिक कर जाए। ताजमहल, तुरंत आगरा पहुंच गए नहीं दिमाग तुम्हारा। चार मीनार, लाल किला, तुरंत दिल्ली पहुंच गए नहीं पहुंचे आप। मुंबई में मैं कहता हूं ताज होटल, तो तुरंत मुंबई का तुम्हारा सीन दृश्य आ गया नहीं। शेक्सपियर तुरंत दिमाग में आ गए, गांधी जी तुरंत दिमाग में आ गए। एक बार बोलने से ही तुम्हारे दिमाग में जिसकी छवि बन जाए वो है प्रॉपर नाउन। आई होप आई एम क्लियर। और नाउन कुछ नहीं है, नाउन क्या है, नाउन इज नेमिंग अ वर्ड। केवल इंग्लिश में नामकरण की पद्धति को नाउन कहा जाता है। आई होप आई एम क्लियर। कॉमन नाउन का मतलब जो कोई भी हो, बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मदर कोई भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो आपकी भावनाओं में निहित हो। मेटेरियल नाउन सोना चांदी कंकड़ पत्थर। कलेक्टिव नाउन टीम जो समूह को शो करें, टीम, फैमिली, कमेटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेसिक था जो कि आगे सूत्रों में आपके काम आएगा, तो केवल इसलिए मैंने आपका इस बेसिक में टाइम वेस्ट किया। अब मैं आता हूं सूत्रों पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन नाउन्स का उसमें प्रयोग होगा, यानी कि आपको रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए कि कौन सा नाउन क्या है। सूत्र नंबर 1, ये कहता है देखिए, पहला सूत्र कहता है कि प्रॉपर नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन में कन्वर्जन संभव है। और यह चीज कब संभव है, या तो इसके आगे एक आर्टिकल लगा दिया जाए या फिर इसको प्लूरल में प्रयोग में लाया जाए। कहानी समझ में आ गई। प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन में बना सकते हैं कब, यदि इसके आगे या तो एक आर्टिकल लगा दिया जाए और अथवा इसका प्रयोग प्लूरल में कर दिया जाए। समझ में आ रहा है। जैसे कि समझने का प्रयास कीजिएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर अपने आप में एक था, प्रॉपर नाउन था, लेकिन मैंने कह दिया इंडिया के जो शेक्सपियर हैं वो कौन है, कालिदास है। तो अब मैंने कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बना दिया। हो सकता है मेहंदी हसन पाकिस्तान का शेक्सपियर हो, रूना लैला बांग्लादेश का शेक्सपियर हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि कालिदास भी एक बहुत अच्छा ड्रामेबाज है, एक बहुत अच्छा पोइट है, बहुत अच्छे ड्रामे का लेखक है, वो भी शेक्सपियर जैसा ही है। तो हम क्या कह रहे हैं, कालिदास इज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कालिदास एक बहुत अच्छा ड्रामेटिस्ट है, लेकिन शेक्सपियर तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, शेक्सपियर अपने आप में एक था, लेकिन यहां इंडिया का शेक्सपियर कौन हो गया, कालिदास। अब तो गली गली मोहल्ले में शेक्सपियर मिलने लगे, तो शेक्सपियर क्या हो गया, कॉमन। ऐसे ही और समझिए दूसरे एग्जांपल से, मोहन
इज अ न्यूटन। मोहन क्या है? न्यूटन है। न्यूटन का अपने आप में क्या था? प्रॉपर नाउन। लेकिन इस क्लास का मोहन न्यूटन है। और न्यूटन क्यों है? इसका अर्थ हुआ ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मोहन एक अच्छा वैज्ञानिक है। मोहन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन न्यूटन अपने आप में एक है। अगर न्यूटन के आगे हमने एक आर्टिकल लगा दिया तो हमारा न्यूटन क्या बन गया? कॉमन। इस क्लास का मोहन अच्छा साइंटिस्ट है, उस क्लास का हो सकता है सोहन हो, अगली क्लास की गीता अच्छी साइंटिस्ट हो। अब तो साइंटिस्ट गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, क्लासों में मिल रहे हैं। तो न्यूटन क्या हो गया? कॉमन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस और नॉट, और आई शुड टेक सम मोर एग्जांपल्स। रजनीश इज अ अमिताभ ऑफ दिस क्लास। तो इसका मतलब रजनीश क्या है? इस क्लास का अच्छा अभिनय करता है। अमिताभ बच्चन तो नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन वो इस क्लास का है। गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है उस क्लास का कोई और अमिताभ हो। और ये चीजें संभव कब हो पाई? जब हमने प्रॉपर नाउन से पहले एक आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। जैसे यहां पे दा का प्रयोग किया, यहां पे ए का, और मोहन इज अ अमिताभ, गेटिंग माई पॉइंट, ऑफ दिस क्लास। तो मैंने वहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। ये सूत्र समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अगर आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना है तो उसके आगे या तो आर्टिकल लगा दीजिए, और या दूसरी चीज उसको प्लूरल में बना दीजिए। जैसे कि देयर आर 5 गांधीज इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 5 गांधी हैं। तो ये क्या बन गया? प्लूरल। आई होप आई एम क्लियर। ये क्या बन गया? प्लूरल। गांधी जी अपने आप में एक थे, मोहनदास करमचंद गांधी। अब 5 गांधी तो मेरी क्लास में ही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, वरुण गांधी, और एक आध गांधी, मेनका गांधी। अब 5 गांधी मेरी क्लास में। अब गांधी तो गली मोहल्ले में मिलने लग गए, नहीं मिलने लग गए। तो ऐसा कब हुआ? अब ये जो गांधी हैं ये क्या बन गए? ये कॉमन बन गए। अपना कोई भी नाम गांधी रख ले, 5 तो मेरी क्लास में, हो सकता है तुम्हारी क्लास में भी कुछ हो। तो गांधी जी अपने आप में प्रॉपर नाउन थे, एक थे, लेकिन आपने गांधीज लगा लिया तो इसका मतलब इसको प्लूरल में प्रयोग कर दिया। तो ये कैसा हो गया? कॉमन। आई होप आई एम क्लियर। कॉमन का मतलब जो कॉमनली अपना कोई नाम रख ले। मैं कल को गांधी रख लूं तो मैं गांधी हो जाऊंगा क्या? लेकिन कॉमन हो जाएगा गांधी अगर इस तरह से गांधी के नाम लोग रखते रहे। तो आपको कोई बोलता है गांधी जी, तो क्या राहुल गांधी, पप्पू गांधी दिमाग में आते हैं आपके? नहीं आते। कभी कोई इंदिरा गांधी दिमाग में आई, सोनिया गांधी दिमाग में आई? कौन आएंगे? वही गांधी जी जो नोटों पे छपे रहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इस राष्ट्र के पिता। आई होप आई एम क्लियर। तो मेन यहां पर टेक्निकल बात आपने सूत्र की क्या सीखी? इस सूत्र की खासियत यह है कि अगर आपको प्रॉपर नाउन को, समझ रहे हैं ना प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन बनाना हो तो उसके 2 तरीके हैं। या तो इसके आगे एक आर्टिकल लगा दीजिए अथवा इसका प्लूरल में प्रयोग कर दीजिए। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। अब आते हैं हम सूत्र नंबर 2 पर। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, और इंग्लिश में मैंने कहा रूल्स कम हैं, अपवाद ज़्यादा हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश हम गलत ढंग से पढ़ के आए होते हैं। तो केवल मेरा काम है कि जो ज्ञान तंतु इधर उधर पड़े हुए, तुम्हारी इंफॉर्मेशन आदि कचरी अधूरी, केवल उसको सही दिशा में जोड़ देना। जो तार टूटे हुए पड़े हैं इंफॉर्मेशन के अभाव में, उनको जोड़ना मेरा काम है। कोई भी सूत्र इंग्लिश का अपने दिल पे मत ले लेना कि सर ने ऐसा बताया था। इंग्लिश में हर सूत्र के अपवाद हैं, क्योंकि इंग्लिश हमेशा सेंस पर चलने वाली भाषा है। आप क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं, उस हिसाब से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए, ये सूत्र अपने आप में 2 चीजों के विरोधाभास की बात करेगा, लेकिन समझिए कब किसका प्रयोग करना है। कलेक्टिव नाउन
व्हेन वर्क्स एज अ यूनिट, तो टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं, टीम, फैमिली, कमेटी, अगर ये एक समूह की तरह काम करती है, अगर एक ये यूनिट की तरह काम करती है, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और ये सिंगुलर होती है। जैसे कि टीम पक्का मैच जीत जाएगी, सारे खिलाड़ी हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस समय, तो टीम इज सर्टेन टू विन द मैच। टीम पक्का मैच जीत जाएगी, सारे खिलाड़ी इतनी पसीना तोड़ मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जीत जाएं। तो सभी एक यूनिट में काम कर रहे हैं, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए, तो ये टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही है। तो टीम के साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग हुआ है। कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अब अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूं, और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, द कमेटी वॉज फॉर्म्ड, यानी कि कमेटी बनी, तो सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कमेटी बनाई, एकजुट होकर काम किया, संगठित होकर काम किया, एक यूनिट की तरह काम किया, एक इकाई की तरह काम किया। इसीलिए कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग कर रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि यहां भी एक यूनिट की तरह काम हो रहा है। इज इट क्लियर? और देखिए, फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर्स is our good neighbors। ये जो फैमिली रहती है ना नेक्स्ट डोर पे, वो हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। तो बड़े अच्छे का मतलब सारे के सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। तो यहां पर फैमिली किसकी तरह काम कर रही है? एक यूनिट की तरह काम कर रही है, एक समूह की तरह काम कर रही है। एकजुट पूरी फैमिली अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उसका भाई बदमाश है, नहीं, सब सही है, राइट? तो आपने देखा टीम, कमेटी और फैमिली क्या थे? कलेक्टिव नाउन। और यह सूत्र कहता है कि कलेक्टिव नाउन अगर एक समूह की तरह काम करता है, यूनिट की तरह काम करता है, तो यह सिंगुलर होता है और इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन जब एक समूह की तरह काम करता है, जब एक यूनिट की तरह काम करता है, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसे कि टीम इज सर्टेन टू विन द मैच, टीम पक्का मैच जीत जाएगी, तो टीम के साथ क्या आया? इज, क्योंकि एक समूह की तरह काम कर रही थी, यूनिट की तरह काम कर रही थी। कमेटी के साथ क्या आया? वॉज। और फैमिली के साथ क्या आया? इज। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? ये इस रूल का एक अंग है। अब दूसरा अंग क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स की चर्चा करे, तो ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके बाद हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, टीम आर कमिंग बाई डिफरेंट ट्रेन्स। टीम अलग अलग ट्रेनों से आ रही है। अलग अलग ट्रेनों से कौन आ सकते हैं? टीम के सदस्य, टीम के मेंबर्स। तो टेक्निकली यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम मेंबर्स।
या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स की चर्चा हो रही है, टीम मेंबर्स की चर्चा हो रही है, इसीलिए यहां पर टीम के साथ आर सही है। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही? और देखिए थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। दी कमेटी वर at the 6s and 7s on the issue। 6s and 7s का मतलब होता है एकमत न होना। इस मुद्दे पर कमेटी बट गई, तो बटे कौन? कमेटी के मेंबर्स। तो टेक्निकली इस सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है? कमेटी मेंबर्स की। और जब कमेटी मेंबर्स की चर्चा हो तो यहां पर कमेटी वाज नहीं आएगा, वर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कोई परेशानी? और तीसरा एग्जांपल लीजिए। फैमिली आर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेज, यानी कि फैमिली जायदाद के ऊपर झगड़ा कर रही है। तो झगड़ा कौन कर रहे हैं? फैमिली मेंबर्स। आपस में कौन लड़ रहे हैं? फैमिली के सदस्य। तो टेक्निकली हम इस सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं? फैमिली मेंबर्स की। और जब मेंबर्स की चर्चा हो, इंडिविजुअल मेंबर्स की हम बात करें, तो कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आती है। तो आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन अगर इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करे, अलग अलग सदस्यों की चर्चा आपको सेंटेंस पढ़ने पर दिखे, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कहानी समझ में आ गई या नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा था। अब थोड़ा इस चीज को मैं समराइज करता हूं। मैंने आपको बताया पहले इसमें कि अगर कलेक्टिव नाउन एक समूह की तरह काम करता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, इकट्ठा होके, एकजुट होके, मिलके एक इकाई की तरह काम करता है, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसा कि मैंने बताया, टीम के साथ यहां पर क्या लगाया? इज, कमेटी के साथ वॉज और फैमिली के साथ इज। लेकिन वहीं अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स की चर्चा करे या मेंबर्स की कहानी कहे, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो टीम के साथ, फैमिली के साथ, कमेटी के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर स्ट्रक्चर भी सही रहता है और प्लूरल स्ट्रक्चर भी सही रहता है, लेकिन यह डिपेंड करता है सेंटेंस के भाव पर। सोनली ये सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सा स्ट्रक्चर देंगे, सिंगुलर का देंगे या प्लूरल का देंगे। और ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात आपको सेंटेंस पढ़कर ही पता चलेगी। सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर एकजुट, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, समूह की तरह काम कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरे सूत्र में कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो अभी ऐसा तो नहीं कि टीम के साथ ए जाएगी, टीम के साथ आर भी सही है, लेकिन ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेंटेंस का भाव क्या है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, हाँ बताएं। आप कल से ज्वाइन कर लीजिए 9 बजे से सुबह। जी 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 जी। किस कोर्स के लिए? अब पहले, हाँ, 9500 है एक्स ग्रुप के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन 5500 है जी। नहीं, पूरे कोर्स की फीस है। और आप कल पहले डेमो ले सकते हैं। डेमो 2 या 3 दिन का कोई पैसा नहीं है। ओके, हाँ, एम आई क्लियर विद दिस? इसके बाद सूत्र नंबर 3, नाउन का सूत्र नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और समझने लायक है। अपने जितने भी ज्ञान तंतु उनको खुला रखिएगा, यहाँ इंग्लिश में सब कुछ आपको नया मिलेगा, 1% कुछ नहीं सीख के आए ना, आप कंपटीशन का भी जानते हैं। तो इसीलिए जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उसको पचाने का सोचिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर पच जाएगी तो फिर आगे काम आएगी। क्योंकि इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कि केवल कंपटीशन के काम आ रही है, ये आपके एक्सप्रेशन के भी काम आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो रूल नंबर 3 है, क्या भावार्थ है इसका समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन sometimes gives you a meaning of a common noun। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कॉमन नाउन में बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिव्स द मीनिंग ऑफ अ कॉमन नाउन व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर इट। यानी कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एक आर्टिकल लगा दिया जाए, तो ये किसकी मीनिंग देता है? ये कॉमन नाउन की मीनिंग देता है। देखिए, रजनी इज अ ब्यूटी। ये ब्यूटी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ब्यूटी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, राइट। और ए क्या है? इसके आगे आर्टिकल है। अब देखिए, सुंदरता और सुंदर लड़की, ब्यूटी और ब्यूटीफुल गर्ल, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सुंदरता को आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसीलिए सुंदरता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता आपके मन में ही तो निहित होती है। किसी को कोई फूल सुंदर लगता है तो किसी को वही क्रूप लगता है। सुंदरता मानसिक है, राइट। लेकिन सुंदर लड़की तो कोई भी हो सकती है, और जो कोई भी हो सकती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो रजनी इज अ ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और सुंदरता के आगे एक आर्टिकल लग गया तो इसका अर्थ रहा कि रजनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रजनी एक सुंदर लड़की है, और सुंदर लड़की तो कोई भी हो सकती है। सुंदर लड़की तो कितनी भी हो सकती हैं, और जो कोई भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। आप सुंदरता को नहीं गिन सकते, लेकिन सुंदर लड़कियों को तो गिन सकते हैं। कितनी सुंदर लड़कियां इस क्लास में? तो ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है, और ब्यूटी अपने आप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये बात आपको समझ में आई? अगर भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी एक आर्टिकल लग जाए तो ये इसको कॉमन नाउन की मीनिंग दे देता है। बात समझ में आ गई ना? अब वाइसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइसे वर्सा का मतलब, अगर कॉमन नाउन के आगे आपने एक आर्टिकल लगा दिया तो ये किसकी मीनिंग देता है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग देता है। मैंने शायद इस सूत्र की चर्चा की थी। फादर क्या है? कॉमन नाउन है या नहीं? पिता कोई भी पिता हो सकता है, मदर कोई भी मदर हो सकती है, सिस्टर कोई भी सिस्टर हो सकता है, भाई कोई भी भाई हो सकता है। तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब कॉमन नाउन है या नहीं? मैंने एक बार आपसे पूछा था, फादर में और द फादर में क्या अंतर है? तो फादर का मतलब पिता। पिताओं को आप गिन सकते हैं कि यहां इस कमेटी में कितने बाप हैं, कितनों के बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स हैं, गिने जा सकते हैं। कोई भी पिता हो सकता है। लेकिन अगर इसके आगे आर्टिकल लगा दिया जाए और इसको बना दिया जाए द फादर, तो द फादर का मतलब होता है पितृत्व।
यानी कि पिता का प्यार, और पिता के प्यार को आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते। जैसे कि एट लास्ट द फादर इन हिम prevailed and excused him। अंत में उसके अंदर का पिता जागा। पिता क्या है? कॉमन नाउन। और अंदर के पिता जागने का मतलब उसके पिता का प्यार जागा, यानी कि पितृत्व जागा और उसने उसको माफ कर दिया। तो यहां दा फादर का मतलब क्या है? पिता नहीं है, पितृत्व है। पितृत्व का मतलब पिता का प्यार, और पिता के प्यार को आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन उसकी कृपा को महसूस जरूर कर सकते हैं कि पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। अंत में उसके अंदर की मदर, मातृत्व जागा और उसने अपने बच्चे को माफ कर दिया। पेरेंट्स जीते जागते भगवान होते हैं, इनके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अगर आप सुबह सुबह माता पिता के उठते ही पैर छूते हैं, उनके पैरों के अंगूठे के दर्शन करते हैं, तो शायद आपकी समृद्धि को कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान भी चाहेगा तो वो बेचारा हट जाएगा तुम्हारे मार्ग से कि जाने दो उनको। और शर्म लगती है, क्योंकि पापा के सामने और मम्मी के सामने तो हम ऐठ के बिल्कुल चौड़े होते हैं ना, कि हमारा अपना अहंकार होता है। हालांकि वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, लेकिन हमारा अपना अहंकार होता है कि नहीं, हम तुमसे बड़े हैं, हम नहीं छुएंगे। तो जिनको शर्म आती है माँ बाप के पैर छूने में सुबह सुबह, तो आप मैकेनिकली छूना स्टार्ट करो। जैसे कोई मन्नत मांगने जाता है ना कोई व्यक्ति, और आप देखना आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो जीते जागते भगवान है। आप उनको छोड़ के उनको वृद्धाश्रम में भेज के लोग और भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भागवत कराते हैं। ये क्या पाखंड है? अगर आपको अपने माँ बाप की, मैं ये आपको शर्तिया बात बता रहा हूं, चरणों के दर्शन फिक्स हो जाने चाहिए यहां पर दिमाग में। आप उठते ही आंख बंद करके बस उनके चरणों को बस देख लें एक बार, और मैं समझता हूं सारी व्याधाएं हट जाएंगी आपकी। कोई भी लक्ष्य दूर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि कभी कभी दुआ की तरह अक्सर बद्दुआ भी काम आती है। तो वही है, ये भाव जो हैं आपके माता पिता के, ये आशीर्वाद भी कभी कभी कहां काम आ जाए, क्योंकि प्रोसेस इतनी बड़ी है एयरफोर्स की और एनडीए वगैरह की कि आप सोच नहीं सकते। 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। पहले रिटन टेस्ट देंगे, उसके 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा, फिर एसएसबी होगा, फिर एसएसबी का रिजल्ट आएगा, मेडिकल फिजिकल होगा, फिर मेरिट लगेगी, तब ज्वाइनिंग होगी। और इन सब में 1 साल 3 महीने का समय लगता है। सिमिलरली एयरफोर्स में भी प्रोसेस नहीं है। रिटन होगा, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, फिर मेरिट लगेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो किस स्टेज पर कहां ये जो पापा और मम्मी का आशीर्वाद है काम आ जाए भगवान का, पूछो मत। हेलो हेलो, बताएं। हाँ बताइए भैया, क्यों फोन मिलाया है यार? इतना समय कहाँ है? कौन कब कहाँ के लिए? इज इट क्लियर? तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, वो जीते जागते भगवान हैं और वो हर चीज आपकी माफ कर देते हैं। तो एट लास्ट द मदर इन हिम, मातृत्व उसका अंदर का जाग गया, माता का प्यार जाग गया और उसने उसे माफ कर दिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, एम आई क्लियर विद दिस? तो ये बात समझ में आ गई। फादर का मतलब पिता, लेकिन द फादर का मतलब पिता का प्यार। मदर का मतलब मम्मी, लेकिन द मदर का मतलब मम्मी का प्यार, यानी कि मातृत्व। और ब्रदर का मतलब भाई, लेकिन द ब्रदर का मतलब भाई का प्यार। हेलो हेलो, हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि हमसे पिता जी बोल रहे। किनकी? देवप्रताप। देव प्रकाश? अरे देवप्रताप जी, कौन कौन? समझा नहीं मैं, कौन बोल रहे हैं?
तो यहाँ किस लिए कॉल मिला है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम बताया आपने? हाँ बताएं, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नौ बजे से चालू होती है। हाँ हाँ, 9 बजे चालू होती है और 11 बजे तक, 9 से। क्या शिव प्रताप है कोई बच्चा? क्या आपने बच्चे का नाम क्या बताया? हेलो, हाँ आपने बच्चे का नाम क्या बताया? प्रकाश, शिव प्रताप है क्या कोई? नहीं मेरे पास नहीं करते वो कोचिंग, आपने कहीं और मिला दिया। नहीं अनिल नहीं बोल रहे, कहाँ कॉल मिला दिया आपने अनावश्यक। हाँ भैया क्लियर हूँ भाई मैं यहाँ तक, ठीक है। आज के लिए 4 सूत्र आपके, इनमें कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए भाई, ठीक है। रूट वर्ड्स आपको समझ में आ गए जो मैंने आज डिस्कस किए? Am I clear with the root words? आज का मैंने पहला रूट आपको EN या IN बताया था, राइट, जिसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की ओर। जैसे एन विजन, अंदर की ओर देखना, किसी चीज की माइंड में पिक्चर बनाना। इनसाइड, अंदर। इन सेंटर, अंतः केंद्र। इन रेडियस, अंतरिज्या। तो इनका मतलब अंदर जहां भी आ जाए, या एन का मतलब अंदर या इनसाइड। एन विजन का मतलब अपने दिमाग के अंदर पिक्चर बनाना। एन क्लोज का मतलब किसी को अंदर बंद कर देना। और इनवर्ड्स का मतलब अंदर की ओर। तो कुल मिला के इन या ईएन, ये शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए तो इनका मतलब अंदर होता है। ईपी या ईपीआई का मतलब जैसे एपिडेमिक, महामारी, किसी चीज का फैल जाना। एपिलॉग का मतलब एक जो ड्रामा के बाद स्पीच दी जाती है उसको एपिलॉग कहते हैं। एपी सेंटर का मतलब, सेंटर का मतलब केंद्र, जैसे सेंटर, सेंट्रिपिटल, अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर का मतलब जहां भी आ जाए केंद्र, और एपी सेंटर का मतलब भूकंप का केंद्र। इक्वी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर। ऐसे इक्विलिब्रियम सुना होगा, इक्वेशन सुना होगा इंग्लिश मैथ्स का, जिसमें LHS RHS के बराबर होती है। इक्वेनिमिटी, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा इक्वी प्लस एनिम। एनिम का मतलब होता है जीवन, लाइफ, जैसे एनिमल, एनिमा, एनिमेशन, कंप्यूटर की वो ब्रांच जो कार्टूनों को डिजाइन करती है। तो बैलेंस्ड स्प्रिट। और अर्ज का मतलब वर्क। अर्जोनॉमिक्स का मतलब वर्किंग इन्वायरमेंट की स्टडी। एनर्जी का मतलब कार्य करने की क्षमता। और एनर्जेटिक्स का मतलब आप में कार्य करने की सामर्थ्य, राइट। तो ये तो समझ में आ ही गए होंगे आपको, ठीक है।